Friends, I welcome you all. Welcome to the class 10th biology, and on this channel my name is Vishnu Gupta. I am teaching biology, and I told you the biology is more than a subject and we are enjoying this subject. हम इस subject को enjoy भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, बहुत सारी knowledge gain कर रहे हैं. Let's start the session. सेशन को स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी मोटिवेशनल कोट. डेली आई एम जस्ट ब्रिंगिंग फ्यू लाइंस फॉर यू, जिससे आपको काफ़ी एनर्जी मिले. सेशन के स्टार्टिंग में ही आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएं और खूब सारी एनर्जी के साथ पढ़िए, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी ज़रूर चाहिए. चाहे वो एनर्जी हमें फूड से मिले, ठीक है, वो एनर्जी हमें फूड से भी मिलती है, वो एनर्जी कभी कभी हमें डांट से भी मिलती है, और वो एनर्जी कभी कभी हमें कुछ अच्छी लाइन से भी मिलती है. कभी भी हार मत मानो, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतज़ार कर रही है. ठीक है, आप 9th पास करके 10th में आ रहे हो, ठीक है. अब आपको क्या है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है, और हार्डवर्क करते करते कभी आपको ऐसा लगेगा कि अब आप मोराल डाउन हो रहा है, या अब हमसे मेहनत नहीं हो रही है, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है. तो प्लीज़ आप पीछे मत हटिए. अगर आप यहाँ तक आए हो तो आगे बढ़िए. कंफर्म है आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी. ठीक है, तो इस लाइन को अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करिए, बहुत आपके काम आएगी. तो लेट्स स्टार्ट द सेशन को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन. कल न्यूट्रिशन का टॉपिक ख़त्म हो गया है. ऑटोटॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन, दोनों टॉपिक ख़त्म हो गए हैं. ठीक है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में लेके आया हूँ. दीज क्वेश्चंस आर गिवन इन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करिएगा. ठीक है, वाई इज डिफ्यूजन सफिशिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन. मतलब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ह्यूमन, उनमें जो डिफ्यूज़न प्रोसेस है वो इनसफिशिएंट है. मतलब अगर हम डिफ्यूज़न प्रोसेस से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी हो ह्यूमन बॉडी की, तो वो इनसफिशिएंट है, पूरी नहीं हो पाएगी. ऐसा क्यों है? लेकिन वहीं अमीबा की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है. तो अमीबा किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है और ह्यूमन किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है? अगर आप इस पर ध्यान करोगे, इस पर अगर आप फोकस करोगे, तो आंसर आपको डेफिनेट कन्फर्म मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव. ये मैंने इस लेसन के सबसे फर्स्ट टॉपिक पे ही आपको बताया था कि हाउ कैन वी डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव और नॉट. नेक्स्ट है, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ करता है बाहर से, जो बाहर से उसको यूज़ करते हैं. व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल. प्लांट के लिए रॉ मटेरियल क्या है, हमारे लिए रॉ मटेरियल्स क्या हैं. यू कैन राइट डाउन. आप 2-3 एग्जाम्पल लेके रॉ मटेरियल्स के एग्जाम्पल लिख सकते हो. नाउ लास्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये प्रोसेस लिखा हुआ है. ठीक है, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ. अब मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस दोज हेल्प टू मेंटेन द लाइफ. अब आप उनको लिख सकते हो कि व्हाट आर दोज प्रोसेसेस. ठीक है, नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक. यू कैन राइट डाउन. वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल. उसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स इन्वॉल्व होते हैं और प्लांट को कहाँ से मिलते हैं, ये आपको लिखना है, ये भी कर लोगे आप. व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक. एसिड का क्या रोल होता है स्टमक में, बहुत ईजी है. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम. डाइजेस्टिव एंजाइम का फंक्शन क्या है. ठीक है, और यहाँ पे लिख रखा है हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड. स्मॉल इंटेस्टाइन अपने आप को किस तरह से डिज़ाइन करके रखी हुई है जिसकी वजह से उसमें एब्जॉर्प्शन होता है. तो ये हमने कल ही डिस्कस किया था. ठीक है, ये करंट क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिएगा. अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन. और इस सेशन को, इस मेरी क्लास को, मेरी वीडियोस को प्लीज़ मैक्सिमम नंबर तक शेयर करिए, क्योंकि व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, मैं क्या देख रहा हूँ कि जो 10th क्लास का पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही कम है. ठीक है, क्योंकि 10th क्लास तो बहुत कोई स्पेसिफिक तो है नहीं कि दे हैव टेकन ओनली 1 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट. इफ़ यू आर स्टडिंग साइंस, दिस इज़ द पोर्शन विच आई एम कवरिंग. ठीक है, ये एक पोर्शन है साइंस का जो मैं कवर कर रहा हूँ, इसलिए आपको मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स तक ये पहुँचाओ ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए. और लाइक ज़रूर किया करो. इफ़ यू लाइक द सेशन, अगर आपको समझ में आता है, ठीक है, तो लाइक ज़रूर करिए. ठीक है, नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में लिखो. डिसलाइक मत करना, कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मैं आपको, जिससे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इम्प्रूवमेंट, वो सारी चीज़ों को क्लियर कर दूँगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेस्पिरेशन. देखो, व्हाट इज़ द नीड ऑफ रेस्पिरेशन. सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन इसके बारे में जान लेते हैं. ठीक है, देखो पहले से ही किस टॉपिक में थोड़ा बहुत जान जाते हैं तो दैट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस. अब देखो रेस्पिरेशन क्या है. जैसे यू स्टडी डाइजेशन, आपने डाइजेशन कंप्लीट कर रखा है, एब्जॉर्प्शन हो गया है. एब्जॉर्प्शन में क्या हो गया कि जो ग्लूकोज था वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया.
द ब्लड विल ट्रांसपोर्ट द ग्लूकोज एंड ऑल द फूड मटेरियल, अमीनो एसिड इन एवरी सेल। हर एक सेल को जो ब्लड है दैट विल ट्रांसपोर्ट द एसेंशियल सबस्टेंसेस, वो एसेंशियल सबस्टेंसेस को ट्रांसपोर्ट कर देगा। अब देखो द सेल्स विल गेट द ग्लूकोज, उनको ग्लूकोज मिल गया, उनको अमीनो एसिड मिल गई, उनको फैटी एसिड मिल गई, बट दे कैन नॉट गेट द एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द फूड। वो उस ग्लूकोज से, अमीनो एसिड से और फैटी एसिड से एनर्जी डिराइव नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया था कि इफ़ इन द किचन में अगर रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल्स तो रखें हैं, लेकिन अगर आपके पास फ्यूल नहीं है, अगर आपके पास गैस नहीं है, अगर आपके पास इंडक्शन नहीं है, तो आप उसको कुक नहीं कर सकते हो। कुक नहीं कर सकते हो तो उससे आपको एनर्जी नहीं मिल सकती। आप उसको खा नहीं सकते हो तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। समझ में आया? ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो फूड है ना, फूड में जो एनर्जी है, फूड में ही एनर्जी, आपको पता है फूड खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है। जो एनर्जी है फूड में, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ। जो फूड में जो एनर्जी है, फूड में जो एनर्जी है वो जो है वो अनलॉक फॉर्म में है, सॉरी लॉक फॉर्म में है। जो फूड में जो एनर्जी है ना वो लॉक फॉर्म में है, वो भी इसमें लॉक है, उसमें बंद है। अब वो एनर्जी निकलेगी कैसे? जब तक हम उसको अनलॉक नहीं करेंगे, मतलब जब तक उसको हम तोड़ेंगे नहीं, जब तक उसको हम ब्रेक नहीं करेंगे। जैसे अगर सोने का बिस्किट है, ठीक है, तो सोने के बिस्किट से आप पार्ले जी नहीं खरीद सकते। अब तुम कहोगे हाँ सर हम जाएंगे शॉप पे और हम उसको दे के पार्ले जी बिस्किट खरीद लाएंगे, ये तो बेवकूफ़ी होगी। एक सोने के बिस्किट में आप एक पार्ले जी बिस्किट लेके आओगे तो उसमें कहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा आप इंटेलिजेंस आपका काम कर रहा है। आप क्या करोगे? उस सोने के बिस्किट को किस में अनलॉक करोगे, किस में ब्रेक करोगे? रुपए में ब्रेक करोगे। आप उससे क्या करोगे? उसको गोल्ड स्मिथ के पास लेके जाओगे, उसको बेचोगे और उससे पैसा मिलेगा आपको। उस पैसे को आप यूज़ करोगे। समझ में आया नहीं आया? दिमाग यूज़ करो कि आप गोल्ड बिस्किट से आप पार्ले जी बिस्किट नहीं खरीदोगे। आप क्या करोगे? उससे पैसा लोगे, तब उस पैसे से क्या करोगे? खरीदोगे। तो जो गोल्ड में जो एनर्जी थी वो लॉक फॉर्म में है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? अनलॉक करना पड़ेगा। सेम एज फूड में एनर्जी क्या है? लॉक फॉर्म में है, अभी वो बंद है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? लॉक करना पड़ेगा, मतलब अनलॉक करना पड़ेगा। हमें एनर्जी लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा, अनलॉक करना पड़ेगा। देन वी विल गेट द एनर्जी, तभी हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। समझ में आया? तो रेस्पिरेशन, जैसे अभी तक तुमने रेस्पिरेशन जो पढ़ा होगा, इसके आगे भी जूनियर क्लासेस में रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, तो रेस्पिरेशन आपको बताया गया होगा कि रेस्पिरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देते हैं। नहीं, रेस्पिरेशन जो है वो केमिकल प्रोसेस है, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। अगर फूड आप डाइजेशन कर लो लेकिन रेस्पिरेशन ना हो तो यू विल नॉट गेट द एनर्जी, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। समझ में आया? तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड डज नॉट गिव अस एनर्जी, वो हमें एनर्जी नहीं देता। एनर्जी इज़ मतलब एनर्जी डिराइव फ्रॉम बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब हमारी बॉडी, हमारी सेल्स रेस्पिरेशन शो करती हैं तब हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। समझ में आया? ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिख रखा है, देखो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है? एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। और इसमें फूड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब वही ब्रेकडाउन होता है। जब ऑक्सीडेशन या ब्रेकडाउन होता है तो फूड से एनर्जी जो रिलीज़ होती है, एनर्जी मिलती है। अब जैसे आपने गोल्ड को जब ब्रेक किया, ठीक है, स्पेलिंग इसको सही कर लेना, प्रेजेंट है, ठीक है, तो जब गोल्ड को आपने ब्रेक किया, ठीक है, तो गोल्ड को जब ब्रेक किया तो आपने उस मनी वाली एनर्जी को किसी फॉर्म में आपने चेंज किया। किस फॉर्म में चेंज किया? आपने रुपए के फॉर्म में चेंज कर दिया, आपने 500 रुपीज़ की नोट में चेंज किया, आपने 2000 रुपीज़ की नोट में चेंज किया। मतलब वो करेंसी है, आपने किसी करेंसी में उसको क्या कर लिया? चेंज करवा लिया। जैसे अगर किसी को डॉलर मिल जाए तो डॉलर तो यहाँ तो चलेगा नहीं, तो डॉलर को आप किस में चेंज करोगे? कन्वर्ट कर लोगे। सेम एज जो भी फूड में जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हमारी सेल एक दूसरे करेंसी में क्या कर लेती है? ट्रैप कर लेती है। उसका नाम है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब भी हमारी मसल्स को, हमारे किसी भी पार्ट को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो यही ATP उसको एनर्जी प्रोवाइड कराती है। समझ में आया? तो जो भी एनर्जी फूड के अंदर जो अनलॉक है, ठीक है, जो उसके अंदर बंद है, उसको जब हम खोलते हैं, ठीक है, जब हम उसको ओपन करते हैं तो जो भी एनर्जी मिलती है उसको हमारी जो सेल्स होती हैं वो किस फॉर्म में स्टोर कर लेती है? ATP की फॉर्म में स्टोर कर लेती है। सेलुलर लेवल पे ये एनर्जी स्टोर हो जाती है। समझ में आया? ठीक है। अब इस एनर्जी को डिराइव मतलब
टू गेट दिस एनर्जी को लेने के लिए हमें फूड को क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। दैट्स वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसीलिए गैसेस का एक्सचेंज करना ज़रूरी है। जब गैसेस जाएंगी, जैसे अब आप टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो, आप एक एक्टिविटी करो, आप जो है ब्रीदिंग करो, ब्रीदिंग तो कर ही रहे होगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ इंटेंसली ब्रीदिंग करो। आपने ब्रीदिंग की, ऑक्सीजन अंदर गई, ऑक्सीजन लंग्स में गई कि नहीं गई, लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ गई, हर एक बॉडी पार्ट में पहुँच गई, हर एक सेल्स में पहुँच गई। जितनी भी मिलियंस ऑफ सेल्स है, ट्रिलियन ऑफ सेल्स है आपकी बॉडी में, हर एक सेल में किसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब बताओ, जब आपने डाइजेशन किया था तब भी फूड पहुँच गया था, तो सेल में क्या पहुँच गया था, फूड। जब आपने गैसेस का एक्सचेंज किया तो क्या पहुँच गई, ऑक्सीजन पहुँच गई, ठीक है। फिर क्या पहुँच गई, ऑक्सीजन। जब फूड जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो क्या रिलीज़ होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। क्योंकि आप क्लास 10th के लेवल में आप बहुत ज़्यादा आपको इस प्रोसेस को एलेबोरेट फॉर्म में नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको बहुत कम है। इसीलिए जब आप 11th में आओगे तब आप इसको पढ़ोगे कि एनर्जी कैसे बनती है, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कैसे होता है, दैट यू विल गेट टू नो, वो आपको वहाँ पता लगेगा, ठीक है। आपके लेवल पे जो बातें हैं उससे मैं तब भी बहुत ज़्यादा हाई करके आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो फूड पे जब ऑक्सीजन मिल गई तो हमें क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। अब समझ में आया, रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस केवल नहीं होता, फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी भी मिलती है। तो इसीलिए देखो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी देखो, जब कोई सेल होती है उसमें जब ऑक्सीजन जाता है तो उसमें जो फूड होता है उसका ब्रेकडाउन होता है, उसी को हम क्या बुलाते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बुलाते हैं। और जो एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। जो भी फूड हम खाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, उसको देखो हमारी सेल्स को ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जब उसका ब्रेकडाउन होता है तो वो किस फॉर्म में उसकी एनर्जी स्टोर हो जाती है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो। क्लियर हो गया। तो दिस इज़ अबाउट द रेस्पिरेशन। ये किसके बारे में है, रेस्पिरेशन के बारे में है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि हाउ द रेस्पिरेशन टेक प्लेस, ठीक है, रेस्पिरेशन कैसे होता है। और वी आर जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज। वैसे तो रेस्पिरेशन में अमीनो एसिड का भी रेस्पिरेशन होता है, फैटी एसिड का भी रेस्पिरेशन होता है, लेकिन हम यहाँ पे किसका रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ग्लूकोज का। ग्लूकोज कहाँ से आया था बताओ, डाइजेशन के बाद, आफ्टर डाइजेशन के बाद हमें क्या मिल गया था, ग्लूकोज मिल गया था। अब इस ग्लूकोज से एनर्जी कैसे निकलेगी ये हम पढ़ेंगे, मतलब ग्लूकोज का रेस्पिरेशन कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसेस है, जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है उसमें सबसे पहला है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे सबसे पहले। अब देखो, मैंने एक फ्लो चार्ट लगा रखा है, यहाँ तक, ये जहाँ तक मैंने लाइन खींच दी और ये बॉक्स बना दिया, ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखो, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ये वाला प्रोसेस देखो, ये जो प्रोसेस हम पढ़े जाएंगे। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, तुम्हें पता है इसका फार्मूला C6H12O6 होता है। व्हेन द ग्लूकोज एंटर इन द साइटोप्लाज्म, तुम्हें पता है ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन किसके अंदर होगा, सेल के अंदर होगा। सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। व्हेन द ग्लूकोज विल एंटर इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। व्हेन द एंजाइम वर्क ऑन द ग्लूकोज पे जब उस पर वर्क करेंगे, मतलब उसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो क्या बना देंगे, पायरुवेट बना देंगे। पायरुवेट को पायरुविक एसिड भी बुलाते हैं, ठीक है। पायरुवेट इज आल्सो नोन एज व्हाट, पायरुविक एसिड। इसी को हम पायरुविक एसिड भी बुलाते हैं। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। जैसे ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, पायरुवेट में ब्रेक डाउन हो रहा है, पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन हो रहा है। और वी गेट एनर्जी, और इस प्रोसेस में हमें एनर्जी भी मिलती है, हमारे सेल्स को एनर्जी भी मिलती है, अप्रॉक्सीमेटली 2 ATP, ठीक है। 2 ATP का हमें गेन होता है, मतलब हमें जो बेनिफिट होता है वो 2 ATP का हमें गेन होता है, समझ में आ गया। और इसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है। क्या प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, पायरुवेट है, ठीक है। और दिस प्रोसेस इज़ कॉमन, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो दिस प्रोसेस इज़ कॉमन। ग्लाइकोलिसिस इज़ अ कॉमन प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस क्या है, कॉमन प्रोसेस है, समझ में आया। अब देखो, ग्लूकोज को हम सबस्ट्रेट बुलाते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, अगर आपने 9th क्लास में केमिकल रिएक्शन पढ़ी होगी तो S पढ़ा होगा और P पढ़ा होगा।
एस मतलब होता है सबस्ट्रेट, पी मतलब होता है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन है, ग्लूकोज है। और क्योंकि ग्लूकोज इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द रेस्पिरेशन, इसका रेस्पिरेशन हो रहा है, इसका ब्रेकडाउन होने जा रहा है रेस्पिरेशन में, इसीलिए हम ग्लूकोज को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बुलाते हैं। समझ में आया? तो वो व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? ग्लूकोज इज़ अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। व्हेन द ग्लूकोज एंटर इन द साइटोप्लाज्म देन इट ब्रेक डाउन इन द पायरुवेट, तब इसका ब्रेकडाउन हो जाता है पायरुवेट में विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स की हेल्प से। और इसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, ग्लाइकोलिसिस बुलाते हैं। और ग्लाइकोलिसिस मैंने जैसे अभी बताया कॉमन प्रोसेस है, चाहे वो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, किसी भी टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक होगा, यूकैरियोटिक होगा, प्लांट होगा, एनिमल होगा, दिस प्रोसेस इज़ कॉमन, ये प्रोसेस उसके बॉडी में ज़रूर होगा। ठीक है, आप जब 11th में आओगे तो आपको यहाँ पे जैसे आपने एक स्टेप में ही पढ़ लिया कि ग्लूकोज चेंज हो जा रहा है पायरुवेट में, जब आप क्लास 11th में आओगे तो आप वहाँ पे आप पढ़ोगे 10 स्टेप्स होते हैं। 10 स्टेप्स के बाद जो है ग्लूकोज किस में चेंज होता है, पायरुवेट या पायरुविक एसिड में चेंज होता है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो ये हो गया। तो सबसे पहला प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि ग्लाइकोलिसिस क्या है। ठीक है, नोट कर लेना है, ग्लाइकोलिसिस के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। अब देखो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज़ व्हाट, पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट है। पायरुवेट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस है। अब देखो विल बी द फेट ऑफ पायरुवेट, फेट मतलब होता है डेस्टिनी, मतलब व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद द पायरुवेट, पायरुवेट के साथ क्या होगा आगे। ठीक है, पायरुवेट के साथ आगे क्या होगा ये डिपेंड करता है कि पायरुवेट का ब्रेकडाउन किस सेल में हो रहा है। जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट आवर सेल, हमारे अपने ह्यूमन के बारे में बात कर रहा हूँ, एनिमल के बारे में बात कर रहा हूँ, प्लांट के बारे में बात कर रहा हूँ। व्हेन द पायरुवेट इज़ एंटर, अब ये हटा दो, ये मत पढ़ो। ठीक है, ये अभी नहीं पढ़ेंगे। देखो व्हेन द पायरुवेट, अब ये पूरा प्रोसेस जान लो ह्यूमन के सेल में हो रहा है। ठीक है, ह्यूमन सेल किस टाइप की सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल के दो एग्जाम्पल होते हैं, प्लांट और एनिमल। व्हेन द अब देखो पायरुवेट कहाँ पे बन गया था, साइटोप्लाज्म में बन गया था। नाउ दिस पायरुवेट विल एंटर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और तुम्हें पता है यूकैरियोटिक सेल हैज़ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, यूकैरियोटिक सेल के पास ही क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। ठीक है, नाउ इट विल, द पायरुवेट विल एंटर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, पायरुवेट कहाँ एंटर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया रिक्वायर ऑक्सीजन, उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो पायरुवेट का फेट ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के सेल में एंटर कर रहा है पायरुवेट। if the pyruvate is the breakdown of the pyruvate is going to take place in the plant cell or animal cell, human cell, ठीक है, प्लांट सेल या एनिमल सेल किसी की सेल में अगर हो रहा है तो इट विल टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो ये प्रोसेस किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। नाउ द पायरुवेट विल ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो अल्टीमेटली जो ग्लूकोज है वो फाइनली किस में चेंज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में चेंज हो गया। तो ग्लूकोज का यहाँ पे पूरी तरह से क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया फूड का, ग्लूकोज का। इसीलिए जो इस प्रोसेस में जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है। कितनी एटीपी हमें मिल जाती है, 38 एटीपी। समझ में आया? अब देखो ये प्रोसेस एक तो यूकैरियोटिक सेल में हो रहा है, यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल प्लांट और एनिमल। ठीक है, एनिमल में हम भी आते हैं। ठीक है, एनिमल किंगडम में ही तो आते हैं हम, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में ये प्रोसेस होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि वो यूकैरियोटिक सेल उनके पास होती है। यूकैरियोटिक सेल में ऐसा स्पेसिफिक क्या होता है, उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, और ये प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। अगर ये प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, अगर आपको ग्लूकोज का फॉर्मेशन याद होगा फोटोसिंथेसिस में, तो ग्लूकोज को फॉर्म करने के लिए CO2 चाहिए और H2O चाहिए। और यहाँ देखो ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो गया CO2 और H2O में, तो पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो गया कि नहीं हो गया, इसी को बोलते हैं कंप्लीट ब्रेकडाउन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। एंड दैट्स वाई वी गेट मोर एनर्जी, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है इस प्रोसेस में। समझ में आया? और इसी पूरे प्रोसेस को एरियोबिक रेस्पिरेशन बुलाते हैं। ये देखो, एरियोबिक रेस्पिरेशन इज़ आल्सो नोन एज क्रेब साइकिल, जो अभी हमने साइकिल पढ़ी पूरी। ठीक है, पायरुवेट से लेके और एनर्जी तक, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज क्रेब साइकिल। मतलब रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, रेस्पिरेशन इन प्लांट और एनिमल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या है, ग्लाइकोलिसिस, और सेकंड पार्ट क्या है, क्रेब साइकिल। इसको एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था
क्रेब, इसीलिए इस साइकिल का नाम पड़ गया क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में क्या हो रहा है देखो, एक तो यूकैरियोटिक सेल में होगा, जब पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, और एनर्जी मिलेगी कितनी 38 ATP। और इसी प्रोसेस को, बिकॉज दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज व्हाट, एरियोबिक रेस्पिरेशन। इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, एरियोबिक रेस्पिरेशन बुलाते हैं। अब एरियोबिक रेस्पिरेशन के फीचर क्या क्या हैं, पहला, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, यूकैरियोटिक सेल में होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लियर है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल है। समझ में आ गया। तो दिस वाज अबाउट द एरियोबिक रेस्पिरेशन। ये किसके बारे में था, एरियोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आज हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो आई एम जस्ट टीचिंग अप टू दिस टॉपिक ओनली। आई हैव गेव यू आई थिंक 8 और 9 क्वेश्चंस। प्लीज़ सॉल्व दोज क्वेश्चंस, उन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। एंड इफ़ यू डू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल जस्ट सॉल्व दोज द आंसर ऑफ, आई विल गिव यू द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चन टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास, क्लियर है, ठीक है। तो आई एम एंडिंग दिस सेशन, इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ। मैक्सिमम नंबर तक प्लीज़ स्टूडेंट्स को आप शेयर करिए, और इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन पे प्रेस करो, ठीक है। एंड एन्जॉय दिस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को एन्जॉय करते रहिए। ओके, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड डू हार्ड वर्क, स्टे एट योर होम।